सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे खास खबरों पर। प्रधानमंत्री ने संगम नगरी को दी 5,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा महाकुंभ। राज्यसभा में सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष का हंगामा। कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। सभापति बोले, किसान का बेटा हूं, देश के लिए प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार। लोकसभा में संविधान पर बहस। सत्ता पक्ष से राजनाथ सिंह ने की शुरुआत। कहा, संविधान का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी आदत। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी संविधान को बचाने की बात कही। श्रीलंका के राष्ट्रपति 15 से 17 दिसंबर के बीच रहेंगे भारत दौरे पर। दोनों देशों के बीच संबंधों को मिलेगी नई उड़ान। कनाडा में बदलती स्थितियों के चलते भारतीयों को सतर्क रहने की विदेश मंत्रालय की सलाह। संसद पर आतंकी हमले की 23वीं बरसी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और स्पीकर समेत प्रधानमंत्री ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। विपक्ष के नेताओं ने भी दी पुष्पांजलि। महाकुंभ के आयोजन और उसकी तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री ने एक प्रदर्शनी देखी। उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं और उनकी सुरक्षा को लेकर सभी जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने परिवहन, सफाई और सुविधाओं को लेकर करीब 5,500 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया, जिसमें 10 नए रोड ओवर ब्रिज, स्थायी घाट, रिवर फ्रंट, सड़कें, विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। स्वच्छ और निर्मल गंगा के लिए नदी की ओर जाने वाले छोटे नालों को रोकने, टैप करने, मोड़ने और उपचारित करने की परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए अग्रिम बधाई दी। विशेष तौर पर उन्होंने सफाई कर्मियों की सेवा की सराहना की। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ को एकता का महायज्ञ बताया। महाकुंभ हजारों वर्ष पहले से चली आ रही हमारे देश की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक यात्रा का पुण्य और जीवंत प्रतीक है। एक ऐसा आयोजन जहां हर बार धर्म, ज्ञान, भक्ति और कला का दिव्य समागम होता है। राजा महाराजाओं का दौर हो या फिर सैकड़ों वर्षों की गुलामी का कालखंड, आस्था का ये प्रवाह कभी नहीं रुका। इसकी एक बड़ी वजह यह रही है कि कुंभ का कारक कोई बाह्य शक्ति नहीं है। किसी बाहरी व्यवस्था के बजाय कुंभ मनुष्य के अंतर मन की चेतना का नाम है। यहां आकर संत, महंत, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, विद्वान, सामान्य मानवी सब एक हो जाते हैं। यहां जातियों का भेद खत्म हो जाता है, संप्रदायों का टकराव मिट जाता है। करोड़ों लोग एक थे, एक विचार से जुड़ जाते हैं। और इसलिए मैं फिर एक बार कहता हूं, ये महाकुंभ एकता का महायज्ञ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने महाकुंभ में सभी सुविधाओं का ख्याल रखा है।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें धार्मिक यात्रा और कुंभ आयोजनों के प्रति उदासीन रवैया रखती थीं। इसकी बड़ी वजह उन लोगों का आस्था से लगाव नहीं होना था। कुंभ और धार्मिक यात्राओं का इतना महत्व होने के बावजूद पहले की सरकारों के समय इनके महात्म्य पर ध्यान नहीं दिया गया। श्रद्धालु ऐसे आयोजनों में कष्ट उठाते रहे, लेकिन तब की सरकारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसकी वजह थी कि भारतीय संस्कृति से, भारत की आस्था से उनका लगाव नहीं था। लेकिन आज केंद्र और राज्य में भारत के प्रति आस्था, भारतीय संस्कृति को मान देने वाली सरकार है। इसलिए कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं जुटाना डबल इंजन की सरकार अपना दायित्व समझती है। इसलिए यहां केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू की है। सरकार के अलग अलग विभाग जिस तरह महाकुंभ की तैयारियों को पूरा करने में जुटे हैं, वह बहुत ही सराहनीय है। देश दुनिया के किसी कोने से कुंभ तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए यहां की कनेक्टिविटी पर विशेष फोकस किया गया है। अयोध्या, वाराणसी, रायबरेली, लखनऊ से प्रयागराज शहर की कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है। मैं जिस होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच की बात करता हूं, उन महाप्रयासों का महाकुंभ भी इस थली में नजर आता है। और अब खबर संसद की कार्रवाई से। राज्यसभा में विपक्ष के गतिरोध के बीच सभापति ने कांग्रेस के सांसदों से कहा कि आप मुझ जैसे किसान के बेटे को सुबह शाम आरोपित और अपमानित करते हैं। मैं किसका बेटा हूं? मैं देश के लिए मर जाऊंगा। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया और आज का किसान खेत तक सीमित नहीं है। आज का किसान हर जगह अपनी काबिलियत दिखाने के लिए सक्षम है। आप प्रस्ताव लाए, आपका अधिकार है, आप चर्चा करिए, लेकिन आपने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। इस बहस के बाद उच्च सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई। किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे। 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहां क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूं, पीड़ा महसूस कर रहा हूं। मेहरबानी कर दिल टटोलिए, मेहरबानी कर कुछ सोचिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर संविधान की भावना को निराधार करने और संविधान को अपमानित करने का आरोप लगाया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा संविधान को अपने राजनीतिक हित साधने का माध्यम बनाया है। विपक्ष के कुछ नेता आजकल संविधान की प्रति जेब में रखकर घूमते हैं। उन्होंने संविधान को जेब में रखकर घूमना ही सीखा है। वहीं बीजेपी ने संविधान को हमेशा माथे से लगाया है। कांग्रेस के मित्रों ने अनेक मौकों पर संविधान और संवैधानिक भावनाओं का निरादर किया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान को राजनीतिक हित साधने का एक माध्यम बनाया है और उसकी मूल भावना को तहस नहस करने का कांग्रेस ने काम किया है। विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है।
केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता राजीव रंजन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने लोकसभा में वर्ष 1975 में लगाई गई इमरजेंसी पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार की तीखी आलोचना की। उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर संविधान के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब देश में इमरजेंसी लागू हुई थी तब कांग्रेस सरकार द्वारा लोगों को प्रताड़ित किया गया। जब 1975 में इमरजेंसी लगा तो हम सब लोग जेल में थे और कई प्रताड़नाएं हुई। अचानक लग गया इमरजेंसी, और अचानक इमरजेंसी लगा क्यों भाई? नंबर आपका आ तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस तत्कालीन प्रधानमंत्री के चुनाव को अवैध करार दे दिया था। आपका नंबर आ जाएगा इसके पर, और अवैध करार दे दिया। उनको अपनी गद्दी भी बचानी थी, तो गद्दी बचाने के लिए उन्होंने इस देश में इमरजेंसी लगाया और लाखों लोगों को मीसा में उठा के जेल में बंद कर दिया गया। पूरे देश में कोई छोटा से लेकर बड़ा विरोधी दल का नेता नहीं था जो सड़कों पर घूम सकता था। संसद हमले के शहीदों को संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई गणमान्य व्यक्तियों ने शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री और सभी दलों से जुड़े सांसद भी मौजूद रहे। सभी ने आतंकवादियों की उस कायराना हरकत को नाकाम बनाने और अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों को नमन किया। संसद पर हुए आतंकी हमले को आज 23 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर आज संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हुए आतंकवादी हमले को विफल करते हुए जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारतीय लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा की थी। राज्यसभा सांसद ब्रजलाल से डीडी न्यूज के संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने बातचीत की। कुछ तारीखें अपने साथ इतिहास लेकर आती हैं। 13 दिसंबर 2001 की वो तारीख भी अपने साथ इतिहास में एक काला अध्याय दर्ज करा गई, जब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर कुछ दहशतगर्दों ने हमला किया। हमारे साथ आज के दिन बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी, राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद ब्रजलाल जी हैं। आज के दिन को आप कैसे याद कर रहे हैं? ये दिन बलिदान का दिन है और ये जो हमला हुआ था पाकिस्तान की साजिश से, उसका जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा के आतंकवादी थे और इन्होंने पूरे देश को बंधक बनाने का प्रयास किया था। अगर ये घुस गए होते पार्लियामेंट में तो क्या हाल होता, इसकी हम कल्पना करके भी सिहर जाते हैं। लेकिन हमारे वीर जवानों ने 13 लोगों ने बलिदान दिया और बलिदान देकर उनको घुसने नहीं दिया और वो मारे गए। उस टाइम जो है तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी संसद भवन में थे। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। ऐसे में दहशतगर्दों ने जो जुर्रत की, उसको आप जैसे वीर सैनिकों ने मुंह की, उनको उसी वक्त ढेर कर दिया। उस दौर को अगर सर याद करते हैं तो क्या एक मैसेज है सैनिकों का जो जज्बा है, उसको लेकर सर आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, वो जज्बा ये है, हमारे सैनिक जो हैं वो ये जानते हैं कि हम देश के लिए बलिदान हुए, उसमें कोई उनको हिचकिचाहट नहीं है। ब्रजलाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरह से वीर शहीदों ने जान देकर रक्षा की है, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। कैमरामैन अनिकेत के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, संसद भवन, दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर कहा है कि सरकार मामले पर पूरी नजर बनाए हुए है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर किसी भी तरह का अमर्यादित व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। With regard to the treatment of minorities in Bangladesh, it has been a source of concern. There have been multiple incidents of attacks on them. We have drawn
our concern to their attention. Recently, Foreign Secretary visited Dhaka. This subject came up during his meeting, and it is our expectation that in its own interest, Bangladesh would take measures so that its minorities are safe. पाकिस्तान पर उन्होंने कहा कि भारत सरकार अपने पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों पर यकीन करती है, लेकिन पड़ोसी देशों खासकर पाकिस्तान को आतंकवाद मुक्त माहौल में बात करनी होगी। In terms of improving ties with Pakistan, like any other neighbor, we would like to have good ties. But like with any other neighbor, we would also like to have ties free of terrorism. So this has been the position of the government. We have made it very clear that it is for the Pakistani side to show that they are changing their behavior of the past, and that if they don't, of course, there are implications for the relationship and for them. So I think the ball is very much in Pakistan's court in this regard. एक देश एक चुनाव के विधेयक को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई है। अगले सप्ताह इस विधेयक को संसद के पटल में पेश किया जाएगा। इस विधेयक पर सांसद रवि किशन ने कहा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और इससे जनता का पैसा बचेगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कहें? ऐतिहासिक है, जनता के कई लाख करोड़ बचेंगे, समय बचेगा, ऐतिहासिक कदम होना चाहिए। एक देश एक चुनाव को लेकर राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने भी इस फैसले को सही बताया। हम लोग पूरी तरह समर्थन करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को, जनता का भी समर्थन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के लोग भी चाहते हैं कि भाई एक बार चुन लिए तो 5 साल सरकार चले। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब चुनाव शुरू हुआ देश में, उस समय वन नेशन वन इलेक्शन ही था। गड़बड़ तब हुआ जब यहाँ से गवर्नर रूल लगाना 67 से शुरू हुआ, रिमोट कंट्रोल से। कब से गड़बड़ हुआ? उस समय ना खतरा हुआ था फेडरलिज्म पर। उत्तर प्रदेश के झांसी में राज्य के एटीएस और एनआईए की संयुक्त टीम के साथ धक्का मुक्की के मामले में 11 नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गौरतलब है कि राज्य के एटीएस और एनआईए की संयुक्त टीम ने विदेशी फंडिंग के मामले में छापेमारी की। इस मामले में संयुक्त टीम ने मुफ्ती खालिद नदवी से करीब 8 घंटे पूछताछ की। इसके बाद जब मुफ्ती खालिद नदवी को हिरासत में लेकर टीम घर से बाहर निकलने लगी तो समर्थकों ने विरोध शुरू कर दिया। टीम ने समझाने की कोशिश की, लेकिन मुफ्ती के समर्थक बहस करते हुए उग्र हो गए। देखते ही देखते 200 से अधिक लोगों की भीड़ टीम को घेर लिया और छुड़ा कर ले गए। एनआईए ने लोगों को खदेड़ने की कोशिश की। इस बीच झड़प और धक्का मुक्की हुई। लोग मुफ्ती को खींचकर साथ ले गए। एनआईए और एटीएस की संयुक्त एक छापामारी हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति जो है मुफ्ती खालिद से पूछताछ के लिए उनको लिया गया था हिरासत में। जैसे ही एनआईए की टीम उनको लेकर के बाहर निकली, वैसे उनको भीड़ के द्वारा घेरा गया था, जिसके संबंध में थाना कोतवाली पर 11 नामजद और 100 अज्ञात महिला और पुरुषों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें शीघ्र ही गिरफ्तारी करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जम्मू को कश्मीर से रेल मार्ग से जोड़ने के लिए उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का काम पूरा हो गया है। इसकी जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक तस्वीर के साथ जानकारी साझा करते हुए दी। उन्होंने लिखा है कि ऐतिहासिक मील का पत्थर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर अंतिम ट्रैक का काम पूरा हो गया है। माता वैष्णो देवी तीर्थ की तलहटी में स्थित और कटरा को रियासी से जोड़ने वाली 3 किलोमीटर लंबी सुरंग T33 के लिए गिट्टी रहित ट्रैक का काम आज 2 बजे सफलतापूर्वक पूरा हो गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमार दिसानायके 15 से 17 दिसंबर तक भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। सितंबर में पदभार ग्रहण करने के बाद ये उनकी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अपनी यात्रा के दौरान अनुराग कुमार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य लोगों से मुलाकात करेंगे।
श्रीलंका के राष्ट्रपति के भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। President of Sri Lanka, His Excellency Mr. Anura Kumara Dissanayaka, will visit India on a state visit on 15 to 17 December 2024. This will be the first visit of President Dissanayaka to India after the recently concluded presidential and parliamentary elections in Sri Lanka. During the visit, President of Sri Lanka will meet Rashtrapati Ji and also hold discussions with Prime Minister Shri Narendra Modi on bilateral, regional and international issues of mutual interest. President of Sri Lanka will also be participating in a business event in Delhi, and thereafter he will also visit Bodh Gaya. The visit of President Dissanayaka to India shall further strengthen the multifaceted and mutually beneficial cooperation between the two countries. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर दिल्ली के विशिष्ट सेवा पदक विजेताओं को सम्मानित किया। इस मौके पर थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भी मौजूद रहे। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं। इस संबंध में दिल्ली पुलिस के कई इलाकों में घुसपैठियों की जांच अभियान में जुट गई है। आइए देखते हैं इस पर डीडी न्यूज संवाददाता गिरीश निशाना की रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर लोगों के दस्तावेजों की जाँच की जा रही है। पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं और उन्हें कालिंदी कुंज, शाहीन बाग और जामिया नगर सहित शहर के अलग अलग इलाकों में भेजा गया है। टीमें घर घर जाकर निवासियों के आधार और वोटर आईडी कार्ड की जांच करके उनकी पहचान की पुष्टि में जुटी है। इससे पहले एलजी सचिवालय ने पुलिस को दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करने के लिए 2 महीने का विशेष अभियान चलाने और समयबद्ध तरीके से मौजूदा नियमों के अनुसार कार्रवाई करने को कहा था। ये कदम दरगाह हजरत निजामुद्दीन और बस्ती हजरत निजामुद्दीन के उलेमाओं और मुस्लिम नेताओं के प्रतिनिधि मंडल द्वारा पिछले शनिवार को एलजी वीके सक्सेना को दिए गए ज्ञापन के मद्देनजर उठाया गया, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमलों को लेकर गहरी चिंता जताई थी। दिल्ली में अवैध रूप से कितने बांग्लादेशी रह रहे हैं, इसका पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने यह विशेष अभियान शुरू किया है। कैमरामैन राजकुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली के साहित्य अकादमी में इन दिनों पुस्तकायन चल रहा है। इस पुस्तकायन में रोजाना कई तरह के साहित्य के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज सर्व भाषा द्वारा भोजपुरी साहित्य पर रचना आलोचना परिसंवाद का आयोजन किया गया। इसमें वक्ताओं ने भोजपुरी साहित्य पर प्रकाश डाला। सर्वभाषा ट्रस्ट सभी भाषाओं को प्रश्रय देता है। सभी भाषाओं में हम पुस्तकें प्रकाशित करते हैं और भाषाओं से संबंधित साहित्य से संबंधित प्रतिदिन इस साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन में हम लोग कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। आज भोजपुरी भाषा पर आधारित एक कार्यक्रम हमारा रचना आलोचना भोजपुरी भाषा के परिप्रेक्ष्य में, जिसमें भोजपुरी भाषा के महत्व, उसकी खूबसूरती, उसका सौंदर्य और उसका पाश्चात्य से लेकर के वर्तमान और फिर आगे भविष्य क्या है, इस पर चर्चा हो रही है विद्वानों द्वारा। और जो चर्चा बड़ी ही लोकप्रिय रही और बड़ी ही ज्ञानवर्धक रही है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।